वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशु। तो जैसे कि आपको पता है हमारा यूपीएससी सी सेट में इकोनॉमिक्स फ्री बैच चल रहा है। तो आज हमारे इकोनॉमिक्स में लेक्चर नंबर 29 है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 14 कर रहे हैं रमेश। आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी। चलिए ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। ये तो चलो हमारा कल का सी सेट का है। लास्ट हम सिक्योरिटी मार्केट में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे उनको जान चुके थे। चलिए आज जानते हैं उससे आगे। तो उससे आगे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। एक है आपका ओ एफ सी डी। ओ एफ सी डी ये क्या होता है बेसिकली? ओ एफ सी डी, इसकी अगर आप फुल फॉर्म देखते हैं तो इसका मतलब होता है ऑप्शनली, क्या बोलते हैं, ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। अब ये बेसिकली क्या है, मतलब ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, इसका मतलब क्या होता है? देखो, जब इसकी फुल फॉर्म आई कि ओसे ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, यानी कि कोई चीज ऑप्शनली अगर आप किसी चीज को कन्वर्ट करना चाहें तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें है क्या चीज जिसको अपन को कन्वर्ट करना है, वो चीज हम जानते हैं। मतलब सिंपल, अभी ओएफसीडी का मतलब इतना समझो कि मान लीजिए कि जस्ट लाइक जैसे मतलब क्या होता है कि कल को आप किसी एक शॉप पे जाते हैं। अभी जस्ट इसको एज एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। आप किसी शॉप पे जाएं, शॉप से आपने क्या ले लिया है, मान लीजिए कि आपने एक 10 रुपीज वाला बिस्किट ले लिया है। अब आपको क्या है, आपको 10 रुपीज की जरूरत है, तो आप क्या करने गए कि यार एक काम करो, आप ये 10 रुपए का ये जो बिस्किट है वो ले लो, मेरे को 10 रुपीज वापस दे दो, मेरे को जरूरत पड़ रही है। तो यानी कि आपने क्या करा कि आपने सोचा कि यार मेरे पास ये है तो मैं इनसे एक बार जाके बदलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपको 10 रुपीज की जरूरत पड़ गई कहीं पे। ठीक, तो आप जाएंगे। तो सेम कुछ चीज यहाँ पर भी होती है। ठीक, ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। अब यहाँ पे क्या कन्वर्ट होता है क्या कन्वर्ट नहीं होता है वो हम आपको बताते हैं। व्हाट इज डिवेंचर्स? डिवेंचर्स कुछ नहीं है। डिवेंचर्स का मतलब होता है डिवेंचर्स, DEBENTURES, डिवेंचर्स। देखो, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक आपके लिए गाइडलाइन क्या है, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मोबाइल पे लिखता हूँ तो थोड़ा सा इशू हो जाता है। डिवेंचर्स का मतलब होता है डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट यानी कि डेट इंस्ट्रूमेंट, अब ये क्या है? डेट इंस्ट्रूमेंट मींस कि आप जिन भी तरीकों से उधार पैसा लेते हैं। डिबेंचर्स मीन यानी कि जिस भी एक तरीके से आपने किसी से उधारी पे पैसा लिया है, या आपने कहीं से फंड रेस करा है। ये तो हमारी एक कॉमन टर्म्स में हो गया कि हमने उधारी पे पैसा लिया है। बट कंपनीज की टर्म्स में, सिक्योरिटी की मार्केट के टर्म्स में हम बोलते हैं कि आपने कुछ चीजों का इस्तेमाल करके आपने फंड को रेज करा है। रेज फंड्स यानी कि कुछ ऐसे तरीके जिनके थ्रू आपने अपने लिए सिक्योरिटी मार्केट से फंड को रेज करा है, वो क्या कहलाता है? डिवेंचर्स कहलाता है। अब फंड को रेज करने के तमाम तरीके होते हैं। एक होता है रिडीमेबल, एक होता है नॉन रिडीमेबल, एक होता है पार्शियली कन्वर्टेबल, एक होता है फुल्ली कन्वर्टेबल। अब ये बेसिकली है क्या चीज क्या नहीं है वो हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि जस्ट लाइक जैसे आपको कुछ एक फंड की जरूरत पड़ रही है। ठीक, आपको कुछ एक फंड की जरूरत पड़ रही है। आपने क्या करा कि आप सिक्योरिटी मार्केट से पैसा लेने गए। मतलब आप नॉर्मल नहीं ले सकते, ये कंपनीज की बात हो रही है। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो बेसिकली सिक्योरिटी मार्केट से तो पैसा वही उठाती है ना। आम नागरिक कैसे उठा सकता है पैसा? ठीक, आम नागरिक तो सिर्फ इन्वेस्ट करता है पैसा। आम नागरिक, अगर मैं अपने आप को लिस्टेड कराने जाऊं एनएससी पे, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी तो कोई कंपनी ही नहीं है, मेरे पास इतना टर्नओवर नहीं है। तो ये मतलब कुल मिला के जो मैं बोलूंगा ना कि आप लोग, मतलब तो उसका मतलब ये है कि मैं कंपनीज की बात कर रहा हूँ। ठीक, कोई भी अगर पैसा लेना चाह रहा है तो यहाँ पे भी वही होता है कि जस्ट लाइक जैसे कोई एक कंपनी है, वो उसको फंड रेज करना है, तो वो तमाम तरीकों से फंड रेज करना चाहती है। तो उसमें से कुछ ऐसे तरीके होते हैं कि बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए
कि कल को वो कोई भी एक कंपनी है, ए नाम की कोई एक कंपनी है, ठीक, ए नाम की कोई एक कंपनी है, और उसने फंड रेस करा, सिक्योरिटी मार्केट से फंड रेस कर लिया। अब फंड रेस तो कर लिया, अब इसमें क्या होता है, फंड रेस करने के बाद कि उसको कुछ लॉस वगैरह हो जाता है। मान लीजिए फंड रेस करा उसने, कुछ प्रॉफिट में, मान लेते कि उसने बोल दिया कि मैं आपको इतने परसेंट रुपीज देता हूँ, कि अगर आप मेरे को इतना पैसा देंगे तो मैं आपको 10% का प्रॉफिट उस पर ऊपर से दूंगा। मान लीजिए कि किसी एक कंपनी ने 10 करोड़ रुपए किसी एक मतलब सिक्योरिटी मार्केट से उठाए, बट सामने वाला पर्सन उसको पैसा देने के लिए कब एग्री करेगा, जब उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, वरना तो नहीं करेगा। ठीक। तो वो क्या बोलता है कि मैं 10% का प्रॉफिट आपको दूंगा। अब 10% का प्रॉफिट उसको चाहिए। अब क्या होता है कि 10% का प्रॉफिट उसको नहीं मिल पाता है, मान लेते हैं कि कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिनकी वजह से दिक्कत आ जाती है। अब जब उन दिक्कतों के कारण वो उसको पैसा नहीं दे पाता है, तो अब जिस भी पर्सन ने ये फंड दिया था, ये जो फंड था इस ए कंपनी को दिया था, अब उसके पास ये ऑप्शन है कि जितने रुपए, मतलब मान लीजिए कि इसने 10 करोड़ रुपीज दिए थे इस ए कंपनी को, 10 करोड़ रुपीज, 10 CR। ठीक। अब 10 करोड़ रुपए पे ये क्या कर रहा है, ये 10 करोड़ भी नहीं दे पा रहा है, और एक्चुअल में जो 10% प्रॉफिट था वो भी नहीं दे पा रहा है। तो अब क्या करेगा, इस पर्सन के पास एक ऑप्शन है क्या, कि इस 10 करोड़ रुपए के वो इस कंपनी के अंदर में शेयर खरीद लेगा, यानी कि वो जो 10 करोड़ रुपए हैं उतने के बदले वो शेयर ले लेगा। मतलब जस्ट लाइक कि आपने किसी को एक उधारी पे पैसा लिया, मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, ए ने बी से पैसा ले लिया, अब बी उसको दे नहीं पा रहा है पैसा, तो आपने क्या करा, भाई एक काम कर, तू अपना मेरे को मोबाइल दे दे, तेरा जो मोबाइल है वो 10,000 रुपए का है, तू मेरे को मोबाइल दे दे अपना। ठीक। तो उसको उसका क्या हुआ कि उसके पैसे भी वापस आ गए। मतलब जो बी पर्सन है वो 10,000 नहीं दे पा रहा है, तो उसने ए ने बोल दिया कि तू अपना मोबाइल दे दे। तो सेम यहाँ पे क्या हुआ कि वो उसको नहीं दे पा रहा, तो उसने क्या करा कि उसके पास ये ऑप्शन था कि वो जितने पैसे के जो जो उसने फंड रेस करा था, या जितने पैसे उसने उस एक कंपनी को दिए थे, तो वो उतने पैसे के उसमें शेयर कर देगा। ठीक। मतलब जस्ट लाइक जैसे किसी ने एक लॉक इन पीरियड दिया है, इस कंपनी ने उसको बोला कि मैं आपको ये 2 साल के अंदर पैसे दे दूंगा, लेकिन 2 साल के अंदर वो उसको रिटर्न नहीं कर पाया, तो 2 साल बाद इसके पास ये ऑप्शन है कि ये जो 10 करोड़ रुपए है, इस 10 करोड़ रुपए का वो इस कंपनी का शेयर ले सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शनली, ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर, यानी कि आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है कि जो भी आपने पैसा दिया है, आप उसके बदले में क्या कर सकते हैं, आप कंपनी में शेयर ले सकते हैं उसका। ठीक। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ, फिर आगे आपको इसमें कुछ और डिटेल बताएंगे। स्क्रीन दिख रही है? अच्छा, स्क्रीन इज विजिबल और नोट, कोई एक बार मेरे को मैसेज करके बता दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है स्क्रीन विजिबल नहीं होती है, बीच में इशू आ जाता है। प्लीज मैसेज कर दीजिए एनीवन, अगर कोई करना चाहे तो यार, क्योंकि रिकॉर्डिंग में सप्तऋषि जी आप कुछ मैसेज, एनीवन कोई अगर करना चाहे तो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे कुछ दिक्कतें भी आती हैं। दिक्कतें क्या आती हैं, मान लीजिए जो जिस जिस पर्सन ने वो फंड दिया था, जिस पर्सन ने वो फंड दिया था, जिस पर्सन ने उस ए कंपनी को फंड दिया था, उसके लिए क्या सिचुएशन आ जाती है यहाँ पे। देखो, उसके लिए तो ये फायदा, एक तरीके से फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। फायदा कैसा हो सकता है, अगर वो कंपनी हाईली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, हाईली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो उसको उस कंपनी में शेयर मिलने के बाद उसको और ज्यादा फायदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके शेयर की जो वैल्यू है, शेयर की जो वैल्यू है उस मार्केट में क्या होगी, उस मार्केट में बढ़ रही होगी। ठीक। मान लीजिए कि कल को उस कंपनी के शेयर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो हाईली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो जिस पर्सन ने उसको 10 करोड़ दिए थे, उसके 10 करोड़ के हो सकता है कि कल को 20 करोड़ हो जाए, है कि नहीं? कल को हो सकता है 10 के 20 करोड़ हो जाए।
तो यहाँ पे फंड रेजर को, मतलब जिसने वो फंड दिया था, जिस पर्सन ने, उसको वो फायदा भी हो जाता है। बट कुछ कंडीशन में इसको नुकसान भी हो जाता है। कैसे? कि मान लीजिए, ऑब्वियसली बात है, अगर कोई कंपनी पैसा नहीं दे पाई है, जैसे उसने बोला था कंपनी ने कि वो 10 करोड़ पे 10% देगी, तो ऑब्वियसली बात है कि जब वो 10 करोड़ पे 10% प्रॉफिट नहीं दे पाई है तो वो लॉस में चल रही है। और जिस टाइम पे वो लॉस में चल रही है और उसके उस पर्सन ने शेयर ले लिए, तो शेयर मिलने के बाद भी वो क्या हो जाता है, वो लॉस में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जिस टाइम पे वो कंपनी लॉस में चल रही है तभी तो वो अपना वादा पूरा नहीं कर पा रही है। अब उसने शेयर ले लिया उस कंपनी में, वो तब भी लॉस में जा रहा है। क्यों? चलो ठीक है, आप ये बोलेंगे सर 10 करोड़ में से उसको कुछ एटलीस्ट 5 करोड़ तो आ ही जाएंगे, बट 5 करोड़ का तो फिर भी लॉस हो गया। तो यानी कि यहाँ पे दो सिनेरियो बनते हैं। अगर कंपनी हाईली प्रॉफिट मेकिंग है, तो कई बार क्या होता है, जिसने वो पैसा दिया है, ठीक, उसको फायदा भी हो जाता है। बट कई बार क्या होता है कि वो जो सामने वाला पर्सन है, उसको नुकसान भी हो जाता है, जिस टाइम पे वो जो कंपनी होती है वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं होती है और वो लॉस मेकिंग कंपनी होती है, तो उस पर्सन को नुकसान होगा। तो ये दो सिनेरियो हमेशा ध्यान रख लेना, कि दोनों सिनेरियो हैं, उसको क्या हो सकता है, फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। ठीक। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी ट्रिक जो है, वो ट्रिक क्या है, मान लेते हैं कि सर मैंने आप लोगों को एक चीज बताई कि वो 10 करोड़ रुपए में शेयर, 10 करोड़ उसने अगर दिए हैं। मैं एक एक जो दिक्कतें हैं, जो फायदे हैं, वो एक एक करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में कोई दिक्कत ना हो। मैंने बोला था कि वो 10 करोड़ रुपए के शेयर दे देगा, लेकिन सर एक्चुअल में वो एक शेयर का प्राइस कितना होगा वो कौन डिसाइड करेगा? ठीक, मान लीजिए कि वो जो कंपनी वाला है वो 10 करोड़ में सिर्फ एक ही शेयर दे, तो तब तो उसको नुकसान हो जाएगा, जिसने फंड दिया है इस कंपनी को। ठीक, मतलब ए कंपनी को जिस भी एक बी पर्सन ने फंड दिया है, इस बी पर्सन ने इसको फंड दिया है। ठीक, कितना फंड दिया इसने? 10 करोड़ रुपए फंड दिया। लेकिन आपने बोला कि वो शेयर में कन्वर्ट करना चाहे कर सकता है, लेकिन उस कंपनी के शेयर का जो प्राइस है वो कौन डिसाइड करेगा? अब वो जो डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा कंपनी ओनर। अब मान लीजिए कि सर जिस टाइम पे वो कंपनी ओनर उस शेयर का प्राइस डिसाइड करेगा, उसने क्या करा, सिर्फ एक ही शेयर 10 करोड़ का दे दिया, तो तब भी नुकसान हो जाएगा। क्यों? और अगर उसने 10 करोड़ में दो शेयर दे दिए, तब उसको फायदा हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के जो फाइनल अथॉरिटी है वो कंपनी के ही पास है। वो कल को ये बोल दे कि मेरी कंपनी का तो शेयर इतने का है, मैं तो इतना ही, यानी कि वो हो सकता है कि 10 करोड़ में सिर्फ एक ही शेयर दे अपनी कंपनी में, तो तब तो उसको लॉस भी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज सबसे बड़ी है क्या, कि कंपनी ही डिसाइड करेगी कि कंपनी कितना शेयर देना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, अगर कंपनी वाले को अगर अपनी कंपनी में शेयर देना है तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा उसकी वैल्यू लगाएगा ताकि उसका 10 करोड़ रुपए बहुत जल्दी उतर जाए। ये नहीं कि वो 10 करोड़ में आपको पूरे पूरे शेयर देने की कोशिश करेगा। वो क्या बोल दे कि कल को, मतलब जस्ट लाइक जैसे मैं हूँ, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि ए ने बी से उधारी लिया 10,000 रुपए। ठीक, 10,000 रुपए उधारी पे लिए 10 के। अब ए ने बी से बोल दिया कि भाई तुम पैसे नहीं दे पा रहे हो तो तुम मेरे को मोबाइल दे दो। लेकिन बी ने क्या बोला, भाई मेरा जो मोबाइल है वो 50,000 का है। अब 10,000 रुपए तुमसे मैंने उधारी पे लिए थे, लाओ 40,000 मेरे को दे दो। तो अब क्या हुआ, ए तो लॉस में ही जाएगा ना, क्योंकि उसको और एक्स्ट्रा 40,000 देने पड़ जाएंगे। सेम यहाँ पे, कल को कंपनी वाले ने बोल दिया मेरी कंपनी का एक ही शेयर 20 करोड़ का है, तो अब वो शेयर कन्वर्ट करने के लिए फिर कहेगा लाओ 10 करोड़ रुपए और दो। ठीक, तो ये वाली सिचुएशंस बन जाती हैं। ठीक, इसमें तीन तरीके की मैंने आप लोगों को सिचुएशन बता दिया, कि तीन तरीके की क्या इसके अंदर सिचुएशन बन सकती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो सारा जो डिपेंड करता है वो किस पे कर रहा है, वो कंपनी पे कर रहा है कि शेयर का प्राइस कितना है, कितना नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। सहारा कंपनी का आप लोगों ने स्कैम सुना होगा। सहारा कंपनी को मैं ओएफसीडी से रिलेट करके आपको बताता हूँ, इसकी कहानी भी बताऊंगा। वो डिटेल में अब करेंगे जिस टाइम पे मैं चिट फंड वगैरह का और निधि फंड वगैरह का करूंगा, उस टाइम पे सहारा, हर्षद मेहता, ये जितनी भी कहानी है ना वो सारी एक साथ बताऊंगा वैसे। लेकिन अभी मैं हल्का सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ सहारा ग्रुप का, आप लोगों ने जो भी एक स्कैम सुना होगा उसका। वरना जितने भी फ्रॉड है ना, वो सारी फ्रॉड की कहानी एक ही बार में बताऊंगा। चाहे हर्षद मेहता की कहानी है, चाहे वो तेलगी वाला स्कैम होगा,
तेलगी स्कैम होगा, चाहे वो आपका वो फेक करेंसी वाला स्कैम होगा, फेक करेंसी वाला, चाहे निधि फंड वाला, निधि फंड, चिट फंड, सहारा, ये जितने भी स्कैम है वो एक ही बार में बताऊंगा मैं। ठीक, तो ये इस चीज की कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिलेट कर देते हैं सहारा स्कैम से कि क्या है क्या नहीं है। ठीक, तो सहारा में क्या हुआ था रिसेंटली में, कि जो ओईसीडी इशूड करे गए थे, ओईसीडी इशूड करे गए थे सहारा के द्वारा। सहारा जो थी एक एनबीएफसी थी, और रेगुलेटरी कंट्रोल आपको पता है आरबीआई के अंडर में भी होता है थोड़ा बहुत। तो ये एक एनबीएफसी थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और जिसको नहीं पता नो एनबीएफसी क्या होता है, मैं ऑलरेडी प्रीवियस बैंकिंग वाले चैप्टर में कंप्लीट कर चुका हूँ क्या है क्या नहीं, तो वो प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं। ठीक, अब इसने क्या करा था, इसने लोगों से पैसे लिए थे, लोगों से इसने पैसे लिए। और लोगों से इसने पैसे लिए तो इसने किस तरीके से क्या स्कैम करा वो हम आपको बताते हैं। इसने क्या करा, जो मतलब एक तरीके से जिस टाइम पे इसने लोगों से पैसे उठाए, इसने लगभग 23 मिलियन पीपल से पैसे उठाए डिबेंचर्स के नाम पे, कि मैंने लोगों से पैसा लिया है, यानी कि लोगों से पैसा लिया है। अब समझ रहे, 23 मिलियन लोगों से पैसे उठाए, 23 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 23 मिलियन कितने हो गए बताओ? 23 मिलियन कितने हो गए? 2 करोड़ 30 लाख लोग हो गए, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो लगभग इतने लोगों से इसने पैसा उठाया। सिर्फ किस नाम पे? कि मैं लोगों से पैसा ले रहा हूं, मतलब जस्ट लाइक जैसा नहीं होता कि यार आप मेरे को 10,000 रुपए दे दो और कल को मैं आपको 15,000 दे दूंगा इसके। तो इसने, मतलब इसने ये दिखाया कि मेरे को पैसे की जरूरत थी तो मैंने मार्केट से फंड रेज करा। यार 23 मिलियन लोगों से आप फंड रेज कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो झोल करोगे आप। तो इसने क्या करा, 23 मिलियन लोगों से क्या करा, फंड रेज करा। कितने रुपीस का? 24,000 करोड़ रुपए। 24,000 करोड़ रुपीज इसने फंड रेज कर लिया। अब इसने बेसिकली यहाँ पे लूप होल का इस्तेमाल करा। इसने क्या करा, छोटी छोटी कंपनी बनाई जिसके अंदर 50-50 इंडिविजुअल कर दिए, कि मतलब 50-50 लोगों की एक कंपनी बना के, मतलब अपनी कंपनी के अंदर में 50-50 लोगों की एक यूनिट बना दिया। ठीक, मतलब ओएफसीडी इज बीइंग इशूड थ्रू द प्राइवेट प्लेसमेंट रूट, ओनली 50 इंडिविजुअल्स पर इंस्टीट्यूशन कैन सब्सक्राइब टू इट। Such a tricky instrument being issued to novice public was a clear case of financial irregularities। मतलब कुल मिला के इसने लूप होल का इस्तेमाल करा। इसने क्या करा, अपने अंदर की ही 50 इंडिविजुअल्स करके, क्योंकि अगर ये सारे लोगों को एक ही साथ दिखाता तो दिक्कत आ जाती। तो इसने क्या करा, 50-50 इंडिविजुअल्स का एक कंपनी बना दी और उनको बोल दिया कि आप इन इन लोगों से पैसा उठाओ, मतलब अपने अंदर ही एक कंपनी जनरेट कर दिया 50-50 इंडिविजुअल्स की, ताकि इसको कोई दिक्कत ना हो। अब यार 23 मिलियन लोगों से 24,000 करोड़ रुपए इसने ले लिए। अब उसके बाद क्या करा, उसने, और इसने अपनी कंपनी को लिस्ट भी नहीं करा रखा था, अनलिस्टेड कंपनी थी ये। और जो अनलिस्टेड, मतलब ऑब्वियसली बात है, जब इसने अपने अंदर में 50-50 का एक ग्रुप बना दिया तो इसने ये दिखा दिया कि हम तो छोटी मोटी कंपनी है। तो ये जो थी वो एक अनलिस्टेड कंपनी। अब जब अनलिस्टेड कंपनी है तो ये आरबीआई के अंडर में नहीं आ रही, वो एसबी वो सेबी के अंडर में नहीं आ रही थी। सेबी इसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। अब क्या हुआ कि मतलब जो जितनी भी अनलिस्टेड कंपनीज हैं वो नहीं आ रही थी सेबी वगैरह के, तो इसको थोड़ी सी राहत सी मिल गई। अब राहत सी मिल गई तो ये इसके ऊपर पे, मतलब ऑब्वियसली बात है, कोई कुछ केस भी दर्ज नहीं कर सकता था, क्योंकि जब ये सेबी के अंदर में ही नहीं आ रही है, इसने ट्रिक खेल दिया, तो इसको कोई रेगुलेट करने वाला भी नहीं था। अब इसी वजह से आपको पता होगा सेबी ने अपना अमेंडमेंट करा, अमेंडमेंट करा 2012 में, जब उसको ये सारी चीजें पता चली। 2012 में उसने अमेंडमेंट करा और उसने बोला कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर 50 इन्वेस्टर से ज्यादा का होगा तो वो कंपनी लिस्टेड कहलाई जाएगी आज के बाद। यानी कि अगर कोई भी कंपनी 50% से ज्यादा की है तो वो कंपनी लिस्टेड होगी और वो हमारे अंडर में आएगी। लेकिन उससे पहले ये सहारा ग्रुप इस लूप होल का इस्तेमाल कर दिया था। ठीक, अब इसने क्या करा कि अब ये क्या करने लगा, लोगों ने बोला कि लाओ यार अब हमारा पैसा तो दे दो। जो भी आपने बोला था कि हम आपको जैसे मान लेते 10,000 की जगह 15,000 देंगे, ये वो, तो उसने बोल दिया कि हम लॉस में जा रहे हैं। तो उनने उनको ये सब बोल दिया कि जो मतलब
आप हमारे इसमें शेयर ले लो, एक तरीके से ओएफसीडी वाली चीज, कि आपका जो पैसा है उतने का आप शेयर ले लीजिए, जो भी है एक तरीके से। अब ये जो प्रोसेस था वो कम से कम कंप्लीट करना था लगभग 10 दिन के अंदर में, 10 दिन के अंदर में ये प्रोसेस कंप्लीट करना था, लेकिन इस सहारा ग्रुप ने उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 2 साल लगा दिए, 2 साल। तो यानी कि ये कुछ झोल कर रहे थे। तो कुल मिला के इस सहारा ग्रुप के द्वारा इस ओएफसीडी का और ये इन्वेस्टमेंट उठाने का, सेबी के लूप होल्स का इस्तेमाल करके 24,000 करोड़ रुपए का स्कैम करा गया था। ये तो जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, अभी तो मैं इसके डिटेल में भी जाऊंगा जिस टाइम पे मैं स्कैम बताऊंगा। तो कुल मिला के इतना ध्यान रखो कि सहारा ग्रुप ने कुल मिला के जितने भी जो गवर्नमेंट के जो भी ये एक्ट थे उनके लूप होल्स को इस्तेमाल करके लोगों से 24,000 करोड़ का स्कैम करा था, इतना सा। ठीक, बाकी अभी डिटेल में चलेंगे। मैंने अभी पहले भी बोला, मैं पहले लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ कि जिस टाइम पे हम निधि फंड ये सारी चीजें करेंगे उस टाइम पे मैं आपको इनके डिटेल्ड एनालिसिस में भी लेके जाऊंगा। ठीक, तो आई होप कि आपको ओएफसीडी का थोड़ा बहुत एक आइडिया लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या क्या होता है, आगे हम आपको बताते हैं। आईडीआर बताना चाहिए, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, शेयर्स एट पार एंड प्रीमियम वैल्यू बताएंगे, चलिए ठीक है। और एफएफआई बता देते हैं। और आपको पार्टिसिपेटरी नोट्स देखते हैं, जितना कंप्लीट हो जाए उतना करने की कोशिश करेंगे, वरना तो फिर आगे कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है। एनीवन हु नोज अबाउट समथिंग, आईडीआर, व्हाट इज आईडीआर? आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, इंडियन डिपॉजिटरी डिपॉजिटरी रिसीट्स, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। अभी भी बोल रहा हूँ, प्लीज बस उस पे मतलब राइटिंग पे ध्यान मत देना थोड़ा सा। एनीवन, अगर किसी को कुछ भी समझ में आ रहा हो, थोड़ा बहुत हल्का सा भी, कि ये क्या हो सकता है, तो प्लीज बताने की एक बार कोशिश करेंगे। और जो यूट्यूब व्यूअर्स हैं वो एक बार टाइप करने की कोशिश करें, मतलब हल्का सा सोच के देखो कि ये क्या हो सकता है। इंडियन डिपॉजिटरी एक इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो इसके थ्रू हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। एक डिपॉजिटरी रिसीट्स है जो कि इंडियन डिपॉजिटरी के द्वारा भारत में बनाई गई है, कुछ इक्विटी, कुछ शेयर, कुछ तो है इसके अंदर में, है कि नहीं? बताइए। It allows foreign companies to raise capitals in India. ओके, तो इसमें मतलब कैसे, मतलब फॉरेन कंपनीज को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ करती है ये, है कि नहीं? यही तो कहना चाह रहे हैं। हाँ सर। ओके, चलिए। और कुछ, अगर कुछ और ऐड ऑन करना हो तो बताइए, कुछ एग्जांपल या कुछ भी, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? मतलब कि सर इंडिया का जो कैपिटल मार्केट मार्केट है, तो उसको मतलब ग्रो करने का एक वे है। हम्म, चलिए ठीक है, अब हम आप लोगों को बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक्चुअल में ये यही है कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि अलाउ करता है किसको, जो हमारे इंडिया के बाहर जितनी भी फॉरेन कंपनीज हैं, ठीक, जितनी भी फॉरेन कंपनीज हैं उनको हमारी इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, इंडियन रुपीस में,
ऐसे समझ सकते हैं। या बेसिकली ऐसे समझो कि इट्स अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज, जो कि आपको अलाउ करेगा, जो कि ग्लोबली जितने भी लोग हैं उनको अलाउ करेगा इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, जो कि इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ करता है भारत में, इंडिया में। ठीक है, वो भी इंडियन डिनोमिनेटेड रुपीज में, इंडियन रुपीज में, इंडियन रुपीज के अंदर में। तो ऑब्वियसली बात है, जब कोई इस तरीके से इन्वेस्ट करेगा तो उसको, मतलब ऑब्वियसली बात है, जहां सिक्योरिटी मार्केट आ गई वहां पे सेबी का आना कंपलसरी है। वहां पे सेबी का आना कंपलसरी है। सेबी क्या है? वो रेगुलेटिंग बॉडी है ना इन सब सिक्योरिटीज की। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है हमारा। जहां पर भी कुछ भी इस तरीके की एक्टिविटी होगी वहां पर सेबी का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज, ये जो है ये क्रिएट करी गई है एक डोमेस्टिक डिपॉजिटरी, किसके द्वारा? सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। बेसिकली अगर कोई भी फॉरेन कंपनीज भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है, और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, enable foreign companies to raise fund from the Indian securities market। यानी कि अगर कोई फॉरेन कंपनीज भी अगर भारत के सिक्योरिटी मार्केट से पैसा उठाना चाहे तो वो भी पैसा उठा सकती है। ठीक। जो फॉरेन कंपनीज हैं, जो फॉरेन कंपनीज के जो भी आईडीआरस हैं, विल डिपॉजिट शेयर्स टू एन इंडियन डिपॉजिटरी। ये क्या करते हैं मतलब बेसिकली मतलब आपको ये समझ लो कि फॉरेन वाली कंपनीज को हमारी भारतीय सिक्योरिटी मार्केट में एक्सेस मिलता है इस आईडीआर के थ्रू में। सिंपल अगर इतना सा समझना चाहो तो, बाकी अभी हम और भी बताते हैं इसके बारे में। ठीक। अब मतलब कोई भी एक फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी इशू करना चाहे अपना शेयर, इशू करना चाहे अपना शेयर, तो वो शेयर अपना इशू करके पैसे ले सकती है। ठीक। और कहाँ पे इशू करती है शेयर? इंडियन डिपॉजिटरी में। और उस इंडियन डिपॉजिटरी को क्या बोला जाता है? इंडियन डिपॉजिटरी को क्या बोला जाता है? उस मतलब कुल मिला के ये कहीं ना कहीं शेयर इशू करेगी हमारी इंडियन मार्केट में, लेकिन जहां ये शेयर इशू करती है उसको हम क्या बोलते हैं? NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड बोलते हैं, जहां पे ये फॉरेन कंपनी अपना शेयर को इशू करती हैं फंड रेज करने के लिए। ठीक। तो इसको इतना सा ध्यान रखोगे तो थोड़ा सा सही रहेगा। अब इसको और भी सिंपल वे में आप समझना चाहे तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एन आईडीआर इज अ मैकेनिज्म दैट अलाउज इन्वेस्टर इन इंडिया टू इन्वेस्ट इन लिस्टेड फॉरेन कंपनीज इंक्लूडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडियन रुपीज। यानी कि जितनी भी लिस्टेड फॉरेन कंपनीज हैं, अगर उसमें किसी को भी इन्वेस्ट करना हो, वो भी इंडियन रुपीज में, इंडियन रुपीज में, इन फॉरेन कंपनीज में, चाहे वो एमएनसी है भारत के अंदर में, चाहे कोई सी भी है, जितनी भी लिस्टेड एमएनसी कंपनी है या जितनी भी फॉरेन कंपनीज में इंडियन रुपीज में अगर इन्वेस्ट करना हो तो वो आईडीआर के थ्रू उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेट्स इट, नथिंग मोर देन डेट। ठीक। अब इस तरीके की चीजें अलग अलग कंट्री में भी चलती हैं, जस्ट लाइक जैसे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट चलती है, एडीआर, एडीआर बोलते हैं हम कहाँ, अमेरिका में। जीडीआर अलग अलग कंपनीज के अलग अलग है, भारत में हम उसको आईडीआर बोलते हैं, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। ठीक। तो अलग अलग कंपनी, अलग अलग कंट्री की अलग अलग चीजें अलग अलग नाम से जानी जाएंगी, है क्या नहीं? तो इसका कुछ हल्का सा सिंपल मीनिंग ही इतना है कि आपको लिस्टेड फॉरेन कंपनीज में अलाउ करता है इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी इंडियन रुपीज में, उसको हम आईडीआर बोलते हैं। डेट्स इट, नथिंग मोर देन डेट। आगे और चीजों को जानते हैं डिटेल में। अब यहाँ पे आपको हम बताते हैं व्हाट इज पार वैल्यू एंड व्हाट इज प्रीमियम वैल्यू शेयर्स की। शेयर्स एट पार एंड एट प्रीमियम
and at premium. What is the meaning of this? At par, at premium. अगर कुछ भी आप सोचना चाहें, कुछ भी बताना चाहें, प्लीज बता सकते हैं। एनीवन, एनीवन, कोई भी, कि क्या होता है ये? पार का मीनिंग क्या होता है? पार का मीनिंग क्या होता है? पार का मीनिंग क्या हो सकता है? बताइए। एनीवन, कोई अगर कुछ भी थोड़ा सा बताना चाहे। प्रीमियम और पार आपने सुनी नहीं है कभी? ये शब्द प्रीमियम सुना है कभी? प्रीमियम। देखो कई बार क्या होता है ना, कि अगर हम थोड़ा भी अगर दिमाग लगाएं कुछ भी, तो हमारे लिए ही वो बेनिफिट होता है, भले से हम सही बताएं कि गलत बताएं। डजेंट मैटर। चलो ठीक है, नहीं सुना है तो मैं अगर इसको लिखूं कि पार का मतलब होता है फेस वैल्यू। वो सॉरी, फार लिख दिया मैंने। ना, व्हाट इज फेस वैल्यू? फेस वैल्यू मैंने लिखा, तो ये इस फेस वैल्यू का क्या मतलब है? चलो इसको एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। एग्जाम्पल से ही हम आपको इसको समझाएंगे। फिर वरना आप बोलोगे कि सर हमको समझ नहीं आया है। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल भी जरूर लेंगे। तो पहले हम आपको चलो इंग्लिश में भी बता देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का आया था कि सर थोड़ा सा इंग्लिश में भी बोल दिया करिएगा। An ordinary share in India in general is said to have a par value, a face value of rupees 10. Though some share issued earlier still carry a par value of 100. Par value implies a value at which a share is originally recorded in the balance sheet as equity capital. This is same as the ordinary share capital. SEBI guidelines for public issues by new companies established by individual promoters and entrepreneurs require only companies to offer their shares to the public at par, that is 10 rupees. However, a new company set up by existing companies, and of course existing companies themselves, within a track record of at least 5 years of consistent profitability, are allowed to issue share at a premium. बोलेंगे जो भी कि सर आपने बता तो दिया लेकिन समझ नहीं आया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब हम इनको लेमन टर्म्स में भी बताएंगे कि ये लेमन टर्म्स में क्या हो सकता है। देखो, फेस वैल्यू यानी कि अगर कोई भी एक न्यू कंपनी स्टार्ट हुई है, ठीक। कोई भी एक न्यू कंपनी स्टार्ट हुई है और उसके किसी भी एक शेयर की वैल्यू मान लेते हैं, किसी भी एक शेयर की वैल्यू, मतलब आज, मतलब 1 1.5 साल इस कंपनी को स्टार्ट हुए हुआ है, और इसकी एक शेयर की वैल्यू फॉर एग्जांपल के लिए कि 100 रुपए हो जाती है। लेकिन जिस टाइम पे ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, आज से 1 1.5 साल पहले, 1 to 1.5 ईयर पहले, जिस टाइम पे ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, 1 to 2 1 या 2 साल पहले, उस टाइम पे इसके जो एक शेयर की फेस वैल्यू, मतलब जो एक वैल्यू थी, वो थी 10 रुपीज। लेकिन आज इस कंपनी को 2 साल हो गए। मान लीजिए कि ये कंपनी थी जो कि 2022 में चालू हुई थी, और उस टाइम पे उसके शेयर की जो वैल्यू थी वो 10 रुपीज थी। लेकिन आज 2025 में, मान लेते हैं इसको 2 साल हो गए हैं, और इसके शेयर की वैल्यू 100 रुपीज हो गई है, और अब ये दोबारा से अपने शेयर इशू करना चाहती है। तो अब आप बोलेंगे सर ये 100 रुपए में इशू करेगी? नहीं, ये अपनी आज भी पुरानी वैल्यू पे ही इशू कर सकती है। और वो पुरानी वैल्यू क्या है? 10 रुपीज। वो पुरानी वैल्यू क्या है? 10 रुपीज पे ही इशू करेगी, क्योंकि यही इसकी एक फेस वैल्यू थी जो कि स्टार्टिंग में थी आज से 2 साल पहले। ठीक। अब ये हर एक कंपनीज पे लागू नहीं होता, ये सिर्फ न्यू कंपनीज की बात कर रहे हैं। अब यहीं पे कोई एक न्यू, एक पुरानी कंपनी है जिसको एटलीस्ट 5 इयर्स हो गए हैं, कि कोई भी एक ओल्ड कंपनी है, कोई भी एक ओल्ड कंपनी है जिसको एटलीस्ट 5 साल हो गए हैं एटलीस्ट,
5 इयर्स हो चुके हैं, 5 इयर्स हो चुके हैं, 5 ईयर हो गए हैं उस कंपनी को चालू हुए। अब इसमें वो क्या बोलेगा, और इसको यहाँ पे कुछ इशू करना हो, मतलब जस्ट लाइक मतलब कोई भी एक शेयर वगैरह इशू करना हो, ठीक, तो वो अपना क्या करेगा, वो अपना फेस वैल्यू पे ना करके वो प्रीमियम पे कर सकता है। प्रीमियम इन द सेंस कि जो भी उसका मतलब जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए कि ये 5 सालों से लगातार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी चल रही है, तो वो 10 रुपए, मतलब मान लीजिए कि इसने भी स्टार्टिंग में 10 रुपए पर अपने शेयर इशू करा था, लेकिन आज इसकी वैल्यू अगर 100 हो जाती है, तो क्या ये सर अब भी 10 रुपए में करेगा? नहीं, ये 100 रुपीज में कर सकता है, क्योंकि एटलीस्ट इसको 5 साल हो गए हैं, ये एक प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट कंपनी बन चुकी है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ठीक। तो इसलिए ये अपनी एक प्रीमियम वैल्यू जो है, ठीक, प्रीमियम वैल्यू क्या आ गई है, आज मान लीजिए इसके 100 रुपीज हो गए, तो ये 100 रुपीज पर शेयर का इशू कर सकता है, ठीक। तो ये एक हल्का सा कॉमन डिफरेंस है। अब और इसमें आगे चलते हैं, ठीक, आगे इसमें चलते हैं और आपको डिटेल में बताते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको बोलूंगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को इंग्लिश में बोल देता हूँ, ठीक, एग्जांपल्स, फिर उसके बाद हम आपको समझा देंगे। For example, while a new company promoted by the first time entrepreneurs intending to raise, say, 1 crore has to offer 10 lakh ordinary share at 10 rupees each at par value, an existing company may raise the same amount by offering issued its share at a subscription price of 50, and in the case of the former company at a premium of 40, being the excess of subscription price over a par value. In such a situation in India, the company's books of account will show 10 towards share capital and 40 towards share premium account. कोई दिक्कत नहीं है, ये इंग्लिश वालों के लिए हमने बोल दिया है, अब हम समझाते हैं इसको लेमन टर्म्स में। ये एक ए कंपनी है, ये एक बी कंपनी है। इस ए कंपनी को 1 करोड़ रुपीज का फंड रेज करना है, इस बी कंपनी को 1 करोड़ रुपीज का फंड रेज करना है। अरे यार, अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं ना, एन और ओ, इससे आपको भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। एन का मतलब होगा न्यू कंपनी और ओ का मतलब होगा ओल्ड कंपनी, ए और बी छोड़ते हैं। इस न्यू कंपनी को 1 करोड़ का फंड रेज करना है, 1 CR का फंड रेज करना है। इस ओल्ड कंपनी को 1 करोड़ का फंड रेज करना है। इस न्यू कंपनी ने अपना एक शेयर 10 रुपीज का लॉन्च करा, 10 रुपीज का। अब इसको 1 करोड़ रुपए लेने हैं, तो ऑब्वियसली बात है सर, 10 रुपीज का एक शेयर है, तो इसको 10 लाख शेयर इशू करने पड़ेंगे। 10 लाख शेयर इसने इशू करे, 10 लाख शेयर, क्योंकि 10 लाख इंटू 10 तब जाके 1 करोड़ हो जाएगा। लेकिन ये जो ओल्ड कंपनी है, इसने अपना क्या करा, इसने 50 रुपीज का एक शेयर इशू करा। और जब 50 रुपीज का एक शेयर इशू करा है, तो इसको टोटल कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? मतलब 1 करोड़ का करने के लिए लगभग 2 लाख के आसपास, क्योंकि 2 लाख, 2 लाख इंटू 10 कितना, 20 लाख, 20, हाँ ठीक है, 2 लाख ही हो जाएगा ना, ठीक है, 50 इंटू 2 ढाई, 2 पंजे 10, हाँ ठीक है, 2 लाख के आसपास ये अपना शेयर इशू करेगा। नहीं नहीं, 5 5 पंजे 25, ठीक है, 50 का एक है ना, 50 का एक है, ठीक, 2 लाख ही, यार मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ। 50 इंटू 2, 50, ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 ढाई 20, ठीक, चलिए, तो इसने 2 लाख शेयर इशू कर दिए। अब क्या हुआ कि सर, ये न्यू कंपनी थी, ये ओल्ड कंपनी थी। अब यहाँ पे पार वैल्यू दोनों की 10 10 रुपीज है, क्योंकि एक्चुअल में जिस टाइम पे ये ओल्ड कंपनी भी, जिस टाइम पे न्यू कंपनी होगी, उस टाइम पे इसने भी 10 रुपए में शेयर इशू करा होगा। लेकिन अब इसका डिफरेंस कितना आ गया है, डिफरेंस आ गया सर, 50 में से 10 माइनस करोगे 40, यानी कि 40 रुपए का इसका प्रीमियम आ चुका है। प्रीमियम यानी कि 40 रुपए ये प्रॉफिटेबिलिटी में है। तो ये किस एक अकाउंट में रजिस्टर्ड होगा, ये प्रीमियम अकाउंट में रजिस्टर्ड होगा, क्योंकि ये ओल्ड कंपनी हो चुकी है। लेकिन इस पुरानी कंपनी को आज भी 10 रुपए में ही करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप देखें, इस ओल्ड कंपनी का जिस टाइम पे पहले 10 रुपए में होता था, लेकिन आज 50 रुपए, ऑब्वियसली बात है, कोई आपने कोई एक मान लेते हैं कोई आपने एक सामान खरीदा, ठीक, उसकी वैल्यू थी 10, मतलब मान लेते हैं कि आपने एक मोबाइल लिया, मोबाइल, या आपने कोई एक जमीन ली,
वो जो जमीन थी वो 20 लाख की थी, लेकिन आज उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 1 करोड़। आपको फायदा कितने को हुआ? 80 लाख रुपए का। सेम ओल्ड कंपनी थी सर, पहले उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए थी पर शेयर, आज 50 रुपए हो गई है। कितने का फायदा हुआ सर? 40 रुपए। तो ये जो 40 रुपए है ये प्रीमियम है। ठीक, प्रीमियम एक तरीके से ये इसका प्रॉफिटेबिलिटी है। तो 10 रुपए का उसका, ये जो 10 रुपए का उसका क्या है, फेस वैल्यू थी, और ये जो 40 रुपए है वो उसका एक प्रीमियम है। तो ये हम ये किस में जाता है? ये प्रीमियम अकाउंट एक तरीके से ये उसमें कैलकुलेट होता है जिस टाइम पे आप सेबी वगैरह में रजिस्टर्ड होते हैं। तो उस टाइम पे अलग अलग चीजें चलती हैं। तो ये 40 रुपए का इस कंपनी का प्रीमियम है। ठीक, तो इस चीज को हल्का सा ध्यान रखना। और यही एक डिफरेंस है पार वैल्यू एंड प्रीमियम वैल्यू में, या मतलब पार और प्रीमियम क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलने से पहले आपको टाइम देखते हैं कितना हो गया। 150 हो गया है। वैसे लेट स्टार्ट करा था बट कोई नहीं। एफ 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 आई आज स्टार्ट नहीं करते हैं। आपको एंजल इन्वेस्टर बता देते हैं। हल्का सा एक काम करते हैं, 2 मिनट में एंजल इन्वेस्टर बता देते हैं। एंजल इन्वेस्टर, ये ऐप को प्रमोट नहीं कर रहा हूं मैं, एंजल इन्वेस्टर वो तो उसने इस टर्म पे नाम रख लिया है अपना एंजल। यहाँ पे कोई परी वगैरह ये उस चीज से रिलेटेड नहीं है। एंजल इन्वेस्टर मींस कि कोई भी एक पर्सन जो भी आपको फाइनेंशियली बैकिंग प्रोवाइड करता है। एंजल इन्वेस्टर में कोई भी हो सकता है। यानी कि एंजल इन्वेस्टर इज एन इन्वेस्टर हु प्रोवाइड्स फाइनेंशियल बैकिंग टू एंटरप्रेन्योर्स फॉर स्टार्टिंग देयर बिजनेस। Angel investors are usually found among an entrepreneur's family and friends, but they may be from outside also. The capital they provide can be one-time injection of seed money or ongoing support to carry the company through the difficult times. कुल मिला के कुछ नहीं है ये, इसका मतलब इतना होता है कि जिस टाइम पे आप कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उस टाइम पे आपको पैसे की जरूरत होती है, तो उस टाइम पे आप पैसा किससे लेते हैं? या तो आप अपनी फैमिली से लेंगे, या आप अपने फ्रेंड से लेते हैं। आप आउटसाइड भी ले सकते हैं जिस किसी को भी आप जानते हैं, लेकिन मैक्सिमम कौन होता है? आपके फैमिली फ्रेंड, या इस तरीके से, या जो भी कोई आपको फाइनेंशियल बैकिंग करता है आपके डिफिकल्ट टाइम में, विदाउट एनी जस्ट लाइक कि आपसे कोई भी एक मोह माया के। ठीक, एक तरीके से। तो जिस टाइम पे आपको कोई भी एक फाइनेंशियली बैकिंग करता है, जिस टाइम पे आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या आपके डिफिकल्ट टाइम में, तो उसको एंजल इन्वेस्टर बोला जाता है। एक तरीके से वो आपके लिए एंजल का ही तो काम करा ना। एक तरीके से जिस टाइम पे आप स्टार्ट कर रहे हैं, डिफिकल्ट टाइम में है अपने, उसने आपको एक एक पुशअप दिया, आपको पैसा इंजेक्ट करा कि अरे चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पैसा दे देते हैं, आप अपने बिजनेस में लगाओ, लॉस चल रहा है बाद में आप दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उनको प्रॉफिट से भी कई बार मतलब नहीं होता है। बट अगर अगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको काफी ज्यादा प्रॉफिट से भी मतलब हो जाता है। बट हाँ, एट लास्ट आपको ये क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं आपके बिजनेस में। तो उनको एंजल इन्वेस्टर बोला जाता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि आगे काफी सारी टर्म्स हैं जिनमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं कुछ ऐसी टर्म्स बता चुका हूँ जो कि शायद ऑलरेडी आपके लिए कंफ्यूजिंग हो। तो इसलिए तो आज के लिए इतना ही। और बाकी ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 सिक्योरिटी मार्केट, इसको हम जल्दी फिनिश कर लेंगे 1-2 लेक्चर में। और ठीक, और कुछ अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।